Hi बच्चा, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग. दिस इज़ उमर आहद एंड वेलकम बैक टू फ्रैंकलिन बायोलॉजी क्लासेस. सो एज यू नो हमारा सीरीज़ चल रहा है ह्यूमन फिज़ोलॉजी, और ह्यूमन फिज़ोलॉजी के अंदर रिसेंटली हमने डाइजेस्टिव सिस्टम फिनिश किया और अभी हम डाइजेस्टिव सिस्टम के क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें से हमने कुछ क्वेश्चंस लास्ट लेक्चर में किए हुए हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चंस हम इनकमिंग लेक्चर्स में भी करेंगे, ठीक है ना. अब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमने पूरा एनाटॉमिकल पार्ट पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम का, फिजियोलॉजिकल पार्ट पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम का, एंड एट द लास्ट लेक्चर हमने कुछ डिजीज़ की भी बात करी थी, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अब हम जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है ना. ऑल्दो एनसीईआरटी में दिया हुआ है एज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो इस नाम से दिया हुआ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है ना. तो रियलिटी में हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी पढ़ने वाले हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम की फिजियोलॉजी पढ़ने वाले हैं. तो हम इसमें पढ़ेंगे कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का क्या स्ट्रक्चर है, उनका क्या एनाटॉमिकल पर्सपेक्टिव है, एंड फाइनली हम पढ़ेंगे कि वो फिजियोलॉजिकली हमारी बॉडी में कैसे इंपॉर्टेंस रखते हैं और उनका क्या महत्व है हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन कराने का, ठीक है ना. तो ये चैप्टर हम आज से शुरू करने वाले हैं. विद इन फ्यू लेक्चर्स इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को भी क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एंड आउट ऑफ द एनसीईआरटी, इसको हम अच्छे से फिनिश करने की कोशिश करेंगे. एज ऑलवेज जैसे हमने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें आउटलाइन क्या क्या पढ़ना है, तो सिमिलरली रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें क्या पढ़ना है, हमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है, मतलब अपने ऑर्गन लंग के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, एंड बाकी ऑर्गन्स जो एनिमल्स में होते हैं उनके बारे में भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा. हमें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ना है कि हमारी बॉडी के अंदर इनहेलेशन कैसे होता है एंड एक्सलेशन कैसे होता है, वो हम पढ़ेंगे. एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है और उनको ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है. एंड बिसाइड दिस हमें पढ़ना है कि रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन कैसे होता है, किस तरीके से इनहेलेशन होता है, किस तरीके से एक्सलेशन होता है, एंड नर्वस सिस्टम का कौन पार्ट इस इनहेलेशन एंड एक्सलेशन मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है. एंड फाइनली हम पढ़ेंगे फ्यू डिसऑर्डर्स रिगार्डिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम बेटा, ठीक है ना. तो शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट एक्चुअली वी मीन बाय द टर्म रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन का रियलिटी में मतलब क्या होता है, ठीक है ना. तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में ही दिया हुआ, तो पैराग्राफ को मैं लास्ट पे रीड करूंगा. तो सबसे पहले हम बेटा इस पैराग्राफ को समझने के लिए हम इस डायग्राम की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है. देखिए होता क्या है एक्चुअल में बेटा, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर या हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मैं एग्जांपल ले लूँ, तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके बारे में हमने डाइजेशन की शुरुआत में बात करी थी, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, ठीक है. जैसे मैंने यहाँ पे एक प्रोड्यूसर का डायग्राम बनाया हुआ है. तो प्रोड्यूसर्स का काम क्या होता है बच्चा, प्रोड्यूसर्स का काम होता है कि ये सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, जैसे वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, तो ये इन सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को बेटा लाइट की मदद से या सोलर एनर्जी की मदद से कंबाइन करते हैं. एंड कंबाइन करने के बाद क्या बनाते हैं बेटा, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं. जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है C6H12O6, ठीक है. तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाया गया. तो प्लांट्स का एटमॉस्फेयर में काम क्या है बेटा, बिकॉज दे आर प्रोड्यूसर्स. तो प्रोड्यूसर का काम क्या होता है, वाटर को एंड कार्बन डाइऑक्साइड को आपस में जोड़ना, किसकी प्रेजेंस में, सोलर एनर्जी की प्रेजेंस में. एंड इनको जोड़ने से वो क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कराते हैं. दैट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज ग्लूकोज. तो मतलब हुआ क्या कि हमने एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ले लिया, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, उसको हमने जोड़ा बेटा सोलर एनर्जी की वजह से, और क्या बना, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाया, जिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, दिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज ग्लूकोज. इसका नाम ग्लूकोज है. क्लियर है. तुम्हारा हो क्या यहाँ रहा है बेटा, प्लांट्स के अंदर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है. लेकिन जब ये प्लांट्स ग्लूकोज को प्रोड्यूस करते हैं तो ग्लूकोज तो प्रोडक्ट हो गया बेटा इस प्रोसेस का. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस, ठीक है. ये तो सभी को पता ही है ना. सो इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस. इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. तो जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट बन गया ना, जिस वजह से या जिस मकसद से हम फोटोसिंथेसिस करा रहे थे, तो उस फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या बना, उस फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट ग्लूकोज बना. लेकिन ग्लूकोज जो प्रोडक्ट बन गया यहाँ पे, इस ग्लूकोज के साथ और एक बाई प्रोडक्ट बनता है, मतलब प्रोडक्ट के अलावा और एक प्रोडक्ट बनता है जिसको हम बाई प्रोडक्ट बोलते हैं. दैट बाई प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन. इस बाई प्रोडक्ट को हम ऑक्सीजन बोलते हैं, ठीक है ना. इसको हम ऑक्सीजन नाम देते हैं बच्चा. अब होता क्या है कि ये ऑक्सीजन प्लांट से बाहर आता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट से बाहर आ गया, प्लांट ने इस ऑक्सीजन को रिलीज किया,
तो दैट मीन्स ये ऑक्सीजन बेटा अभी एटमॉस्फेयर में आ गया, तो मान लीजिए फॉर ये एटमॉस्फेयर है तो ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में। अब इस ऑक्सीजन को क्या किया जाता है बेटा, इसको हेटेरोट्रॉफ्स यूज़ करते हैं, जैसे एनिमल्स यूज़ करते हैं। तो मतलब ये एक एनिमल है बेटा, एक हेटेरोट्रॉफ है। तो इस ऑक्सीजन को बेटा इस हेटेरोट्रॉफ ने क्या कर दिया, बॉडी के अंदर ले लिया। बॉडी के अंदर लेने की प्रोसेस को बेटा, जो ये अंदर ले रहा है ऑक्सीजन को, दिस इज कॉल्ड एज इनहेलेशन बेटा। इसको हम इनहेलेशन बोलते हैं बेटा। तो मतलब हमने इसको क्या कर दिया, हमने इस ऑक्सीजन को इनहेल कर दिया और बॉडी के अंदर लाया, ठीक है ना। अब जिस टाइम पे आप ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लाते हैं, तो मतलब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन चला गया बेटा, ठीक है ना। तो सेम टाइम पे आपकी बॉडी से बाहर क्या आएगा, आपकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा। तो ये देख लीजिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है ना। तो इनहेलेशन किसका हो रहा है बेटा, ऑक्सीजन का हो रहा है। एंड सेम टाइम पे एक्सहेलेशन किसका हो रहा है, मतलब बॉडी से बाहर कौन आ रहा है, बॉडी से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है बेटा। क्लियर है, बॉडी से बाहर कौन आया, बॉडी से बाहर आया कार्बन डाइऑक्साइड, समझ आया। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर आया है ना, ये किसके पास जाएगी, ये अगेन प्लांट के पास जाएगा। प्लांट अगेन इसे यूज़ करेगा और अगेन क्या बनेगा, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बनेगा। समझ आ रहा है ना। सो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं हो क्या रहा है कि एक हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म या एक एनिमल बेटा कर क्या रहा है, वो ऑक्सीजन को अंदर ले रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ला रहा है, ठीक है ना। तो मतलब इनहेलेशन किसका हो रहा है बेटा, इनहेलेशन हो रहा है ऑक्सीजन का। एंड एक्सहेलेशन किसका हो रहा है बेटा, एक्सहेलेशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का। या एक्सहेलेशन को एक्सपायरेशन भी बोलते हैं। एक्सहेलेशन का और एक नाम क्या है बेटा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सपायरेशन बेटा। समझ आया। तो एक्सपायरेशन किसका हो रहा है, एक्सपायरेशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का। सो ये जो प्रोसेस आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, कि जिसमें आप बेटा एनवायरमेंट से, जिसमें आप एटमॉस्फेयर से क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं बॉडी के अंदर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं बेटा बॉडी के बाहर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, इसको हम बोलते हैं बेटा, दिस मैकेनिज्म हियर जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, दिस मैकेनिज्म हियर इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग और इसको हम वेंटिलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग और वेंटिलेशन। समझ लेना ध्यान से, ठीक है। तो मतलब हमने क्या किया, हमने ब्रीद इन किया, तो ब्रीद इन किया तो हमने उसको इनहेलेशन बोला और क्या ले लिया बेटा, ऑक्सीजन ले लिया। और जब हमने ब्रीद आउट कर लिया, मतलब जिसको हम एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन बोलते हैं, तो हमने बाहर क्या निकाला, कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ बेटा, वो प्लांट में चला गया, उसने ग्लूकोज बनाया और एक ऑक्सीजन बनाया। लेकिन जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर चला गया, उस ऑक्सीजन से क्या हुआ, अगर हम उस चीज़ को थोड़ा फोकस करें कि जो बॉडी में ऑक्सीजन चला गया, तो उस ऑक्सीजन का क्या हुआ बेटा। तो अगर हम यहाँ पे इसको समझाने की कोशिश करें तो हम बता सकते हैं कि जो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन चला गया, तो वो ऑक्सीजन बेटा फाइनली कहाँ पहुँचेगा, वो फाइनली हमारी बॉडी की किसी सेल में पहुँचेगा। बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं, तो वो किसी XYZ सेल के अंदर पहुँच गया। अब इस सेल के अंदर क्या होता है कि हमने ग्लूकोज को स्टोर करके रखा है सेल के अंदर। तो मान लीजिए ये ग्लूकोज है बेटा, सो दिस इज ग्लूकोज, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ देते हैं, ठीक है। तोड़ने को बेटा ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। तो हम इस ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं बेटा, एंड आफ्टर ऑक्सीडाइजिंग दिस ग्लूकोज हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा वाटर, हमें मिलेगी एनर्जी, प्लस हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड बेटा। समझ आया ना। लेकिन ये जो यहाँ पे आप ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर रहे हो ना, इस ऑक्सीडेशन के लिए बेटा हमें क्या चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो आपने यहाँ पे किसको यूज़ किया, ऑक्सीजन को यूज़ किया, ठीक है। सो ये जो प्रोसेस यहाँ पे हो रही है कि जिसके अंदर आप क्या कर रहे हैं बेटा, एक फूड मॉलिक्यूल को, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को आप तोड़ते हैं वाटर में, एनर्जी में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, किसकी मदद से, ऑक्सीजन की मदद से बेटा। इसी प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन को क्या हम बोलते हैं, इसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। यानी ये जो रेस्पिरेशन मैकेनिज्म आप देखेंगे, अगर आप इसको डिटेल में फोकस करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि रेस्पिरेशन के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रीदिंग करते हैं, या जिसको हम वेंटिलेशन बोलते हैं। तो वेंटिलेशन में आप अंदर किसको ला रहे हैं बेटा, अंदर आप ला रहे हैं ऑक्सीजन को। तो ये ऑक्सीजन बेटा आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहुंचेगा, वो हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। फाइनली बेटा इस ऑक्सीजन को आप कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसको आप यूज़ करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज में। सो ये जो ऑक्सीडेशन है ना ग्लूकोज की बेटा, किसकी मदद से, ऑक्सीजन की मदद से। दिस ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन बेटा। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो मतलब शॉर्ट में रेस्पिरेशन क्या है बेटा, ये ब्रेक डाउन है। किसका ब्रेक डाउन है बेटा, फूड का ब्रेक डाउन है, ताकि वहाँ से हमें क्या मिले बेटा, वहाँ से हमें एनर्जी मिले
और इस एनर्जी को हम बॉडी में यूज़ करेंगे। बट एनर्जी के साथ साथ वहाँ पे और क्या मिलता है, वाटर मिलता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। वाटर को तो आप बॉडी में यूज़ करेंगे अलग अलग जगह पे, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज टॉक्सिक मटेरियल है, तो यही कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या आता है बेटा, एक्सपायरेशन से बाहर आता है। तो जब हम बोलते हैं ना कि हम सांस अंदर ले रहे हैं तो ऑक्सीजन लिया हमने, तो वो ऑक्सीजन किससे लिया हमने, प्लांट से ले लिया, लेकिन बदले में हम प्लांट को क्या दे रहे हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। लेकिन वो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना, वो बॉडी में बेटा कार्बन डाइऑक्साइड बना बिकॉज हमने बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन किया फूड का, फूड के ऑक्सीडेशन से बेटा क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड निकला। और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता रहेगा कॉन्सेंट्रेशन में, तो यही कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपायरेशन से या एक्सेलेशन से क्या आता है, बॉडी से बाहर आता है। सो दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड बेटा, ताकि वहाँ से क्या निकले बेटा, एनर्जी निकले, दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में नॉर्मली ऑक्सीजन जरूरी है, बट जरूरी नहीं कि हमेशा ऑक्सीजन चाहिए, कभी कभी रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन के भी हो सकता है। लेकिन अभी मैं बेटा कंसंट्रेशन में ले रहा हूँ कि हम रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की मदद से कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन की मदद से करेंगे तो वो भी रेस्पिरेशन होगा, बिना ऑक्सीजन के करेंगे वो भी रेस्पिरेशन होगा, बट नाम अलग अलग हो जाएगा, वो हम थोड़ी देर में देखते हैं। बट अभी इतना याद रखेंगे कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन ये ब्रेक डाउन करने के लिए बेटा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमें क्या करना पड़ता है, हमें गैसेस का एक्सचेंज करना पड़ता है। गैसेस का एक्सचेंज हम कहाँ पे करते हैं बेटा, एटमॉस्फेयर और हमारी बॉडी के बीच में करते हैं। एटमॉस्फेयर को हमने दे दिया कार्बन डाइऑक्साइड और एटमॉस्फेयर से हमने क्या ले लिया, ऑक्सीजन। सो दिस एक्सचेंज इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग और वेंटिलेशन। समझ आया? सो दैट मीन्स ऑल्सो दिस कि दैट हमारी बॉडी को हर समय किसका सप्लाई चाहिए बेटा, ऑक्सीजन का चाहिए। बिकॉज जब आप बॉडी को कंटिन्यूसली ऑक्सीजन की सप्लाई देते रहेंगे तब कंटिन्यूसली क्या होता रहेगा बेटा, ब्रेक डाउन होता रहेगा। और जब कंटिन्यूसली ब्रेक डाउन होता रहेगा तो कंटिन्यूसली क्या बनता रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनता रहेगा एंड कंटिन्यूसली हमारी बॉडी को क्या मिलती जाएगी, एनर्जी मिलती जाएगी। सो दिस प्रोसेस जो हमने ओवरऑल यहाँ पे ब्रेकडाउन का प्रोसेस देखा, इसी ब्रेकडाउन की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो अगर आप मेरे से बोलेंगे बेटा रेस्पिरेशन डिफाइन करेंगे, तो मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल सकता हूँ कि रेस्पिरेशन क्या है। तो सबसे पहली चीज़ आप याद रखें, रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है बेटा। तो रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा, रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। अब मैं इसको कैटाबॉलिक प्रोसेस क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, यहाँ पे हम तोड़ रहे हैं चीज़ों को बेटा, ठीक है ना। एक कैटाबॉलिसिस प्रोसेस है जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है बेटा, विच इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब ब्रीदिंग बेटा है, और वेंटिलेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एंड उस एक्सचेंज में बेटा जो हमने ऑक्सीजन लिया था एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन फूड, बेटा, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। समझ आया रेस्पिरेशन का डेफिनेशन बेटा। तो ब्रीदिंग अलग चीज़ है और रेस्पिरेशन अलग चीज़, ऑल दो कॉमनली हम बेटा दोनों को एक साथ यूज़ करते हैं, बट अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा ब्रीदिंग इज डिफरेंट एंड रेस्पिरेशन इज डिफरेंट, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ बेटा एनसीईआरटी के अंदर। तो एनसीईआरटी में लिखा है, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन nutrient molecules like glucose and to derive energy for performing various activities। तो पहली पॉइंट तो आप यहाँ पे याद रखेंगे कि रेस्पिरेशन क्या है बेटा, एक इनडायरेक्ट ब्रेक डाउन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, रेस्पिरेशन इज अ इनडायरेक्ट, बिकॉज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्टली ऑक्सीजन को यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम ऑक्सीजन को पहले बेटा इनहेल करते हैं, इनहेल करने के बाद बेटा उसमें सेल में भेजते हैं, सेल में भेजने के बाद बेटा फिर उसका क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है टू ब्रेक डाउन द फूड। तो मतलब ये डायरेक्टली ब्रेक डाउन नहीं होता बेटा, ये डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नहीं है, ये इनडायरेक्ट ऑक्सीडेशन है। तो याद रखेंगे रेस्पिरेशन क्या है बेटा, इनडायरेक्ट ब्रेक डाउन है। किसका, फूड मॉलिक्यूल्स का, जैसे ग्लूकोज या बाकी जितने भी फूड मॉलिक्यूल हम बायोमॉलिक्यूल में पढ़ चुके हैं उनका। क्यों कर रहे हैं ऐसे, ताकि हमें वहाँ से क्या मिले बेटा, एनर्जी मिले। और ये एनर्जी हम क्यों चाहते हैं, ताकि हम अलग अलग बॉडी की एक्टिविटीज़ कर सकें। अब जो यहाँ पे रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा वो हमारे लिए हार्मफुल है। सो कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द एबो कैटाबॉलिक रिएक्शन। मतलब जिस टाइम पे आपने रेस्पिरेशन से रेस्पिरेशन करके ऑक्सीजन को यूज़ किया, सेम टाइम पे उसी रेस्पिरेशन से क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है,
इसलिए इसको बॉडी से हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। ठीक है, इट इज़ देयरफॉर एविडेंट दैट ऑक्सीजन हैज़ टू बी कंटिन्यूसली प्रोवाइडेड टू द सेल्स। तो मतलब इससे हमें पता चलता है कि बिकॉज ऑक्सीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेक डाउन ऑफ फूड, और ब्रेक डाउन ऑफ फूड से हमें एनर्जी मिलती है, और हमारी बॉडी को हर समय एनर्जी चाहिए बेटा, हर टाइम पे एनर्जी चाहिए। सो दैट ऑटोमेटिकली मीन्स हर समय पे फूड को ब्रेक करना पड़ेगा। तो अगर आप हर समय फूड को ब्रेक करना चाहते हैं तो हर समय बेटा बॉडी को क्या देना पड़ेगा, ऑक्सीजन देना पड़ेगा। तो कंटिन्यूस सप्लाई देनी पड़ेगी किसकी, ऑक्सीजन की। तो अगर आप कंटिन्यूसली बॉडी को ऑक्सीजन दोगे तो ऑटोमेटिकली बेटा कंटिन्यूसली क्या बनता रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनता रहेगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को हम बॉडी से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन from the atmosphere with carbon dioxide provided by the cells is called breathing, commonly known as respiration। तो ये जो प्रोसेस है बेटा, जहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं ऑक्सीजन और उल्टा वापस दे रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। लेकिन कॉमनली इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। तो मतलब ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को आप बेटा इनवेरिएबली एक दूसरे के कंपैरिजन में यूज़ कर सकते हैं, बट इन डिटेल जाए तो रेस्पिरेशन थोड़ा डीपर फिनोमेना है, थोड़ा ब्रॉडर फिनोमेना है। ब्रीदिंग मतलब बेटा सीधे मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, एंड अंदर बेटा किसको लेना, ऑक्सीजन को लेना। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ है जो किस में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ। ठीक है, अब और एक पॉइंट यहाँ पे लिखा जाता है जो मैं थोड़ा डिटेल में जाऊँगा समझाने के लिए, वो है ये बोला जाता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोला जाता है दैट ब्रीदिंग इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, ब्रीदिंग क्या होती है बेटा, एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस होती है। ब्रीदिंग इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस बेटा। अब ये फिजियोकेमिकल प्रोसेस का एक्चुअल में मीनिंग क्या है, तो इसको समझने के लिए हम और एक डायग्राम का यूज़ करते हैं बेटा। तो ये डायग्राम आई होप आपको क्लियर आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, तो एक्सचेंज हो रहा है बेटा, किसका एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑक्सीजन आ रहा है अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है बाहर। जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गया वो प्लांट में गया, प्लांट में जो ऑक्सीजन बना वो हमने यूज़ किया। सो दिस एक्सचेंज इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। ठीक है ना। अब इस डायग्राम को हम समझने की कोशिश करते हैं कि रियलिटी में फिजियोकेमिकल प्रोसेस का मतलब क्या होता है। देखिए होता क्या है बच्चा कि एटमॉस्फेयर से आप क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर से आप अंदर किसको लाएंगे, ध्यान से समझ लेना इसको। एटमॉस्फेयर से आपने थ्रू नोज बेटा, ठीक है ना, अंदर किसको लाया, अंदर आपने लाया ऑक्सीजन को। समझ लीजिए इसको ध्यान से, तो अंदर आया ऑक्सीजन। ठीक है, प्रोसेस को मैं अभी थोड़ी देर पहले नाम दे चुका हूँ। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनहेलेशन, इनहेलेशन बेटा, या आप इसको ब्रीद इन बोल सकते हैं, मतलब आप सांस अंदर ले रहे हैं। ठीक है, और सेम टाइम पे जिस टाइम पे आपने सांस अंदर ली, सेम टाइम पे बेटा आप एटमॉस्फेयर को वापस क्या दे रहे हैं, आप एटमॉस्फेयर को वापस दे रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सहेलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सहेलेशन को बेटा एक्सपायरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, और इनहेलेशन को बेटा इनस्पायरेशन भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसको इनस्पायरेशन भी बोलते हैं। समझ आया। सो ये जो प्रोसेस यहाँ पे हुई ना, जहाँ पे आपने बेटा अंदर लिया ऑक्सीजन को, बाहर निकाला कार्बन डाइऑक्साइड को, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। तो अगर मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर दूँ, तो ये जो फिनोमेना यहाँ पे हुआ ना, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। दिस इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग, या इसको आप क्या बोलते हैं, वेंटिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ब्रीदिंग और वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है, ब्रीदिंग और वेंटिलेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना। तो ये आप याद रखेंगे। अब जैसे आपने ब्रीद इन किया ऑक्सीजन को, तो ये ऑक्सीजन बेटा आपके नेजल कैविटी में आएगा या नेजल चैम्बर में आएगा, नेजल चैम्बर से बेटा ये फायरिंग्स में आएगा, फायरिंग से बेटा आपकी विंड पाइप में आएगा जिसको हम ट्राइकिया बोलते हैं, एंड फाइनली ट्राइकिया से कहाँ जाएगा, आपकी लंग्स में जाएगा। ठीक है ना, तो मतलब आपकी लंग्स के अंदर क्या आया बेटा, आपकी लंग्स के अंदर ऑक्सीजन आया। ठीक है, तो मान लेते हैं ये लंग्स में ऑक्सीजन आया, ये लंग्स में ऑक्सीजन आया। सुन लेना ध्यान से। अब जब ये ऑक्सीजन आपकी लंग्स में एंटर करता है तो ये बहुत सारे ट्यूब्स को क्रॉस करते 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 फाइनली एक छोटे से पाउच में पहुंचता है बेटा, जिस पाउच को हम नाम देते हैं एल्वियोलाई।
ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पे समझने के लिए हमने क्या किया, हमने लंग के इस हिस्से को थोड़ा काट के बाहर निकाला और हमने उसमें से एक एल्वियोलाई को बाहर लाया, ये एक सिंगल एल्वियोलाई आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो फाइनली ये ऑक्सीजन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सो ये स्ट्रक्चर क्या है बेटा, ये एक्चुअल में एल्वियोलाई है, दिस इज एल्वियोलाई। तो मतलब ये है कि जिस ऑक्सीजन की मैं अभी बात कर रहा हूँ ना, तो फाइनली ऑक्सीजन कहाँ आएगा बेटा, जब आप सांस अंदर लेंगे तो ये ऑक्सीजन आएगा एल्वियोलाई में, समझिए इसको ध्यान से, ये ऑक्सीजन आया एल्वियोलाई में, ठीक है। अब एल्वियोलाई से क्या होगा कि ये ऑक्सीजन जो है ये एल्वियोलाई से निकल के कहाँ पे एंटर करेगा बेटा, आपके ब्लड में एंटर करेगा। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल इधर से ये ऑक्सीजन ब्लड में चला, अब ये इधर से ब्लड में क्यों चला जाता, कैसे चला वो हम बाद में देखेंगे। तो मान लेते फॉर एग्जाम्पल अभी ये हमारा ऑक्सीजन कहाँ आ गया, ये ब्लड में एंटर कर गया, ठीक है ना, ये ब्लड में एंटर कर गया ऑक्सीजन। अब जब आपका ऑक्सीजन ब्लड में एंटर करता है, सो दैट मीन्स आपका ब्लड बेटा ऑक्सीजनेटेड हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं फॉर एग्जांपल, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन एंटर कर रहा है ब्लड में, ठीक है ना, और ये ब्लड कैसा हो गया बेटा, ऑक्सीजनेटेड हो गया। क्लियर है ना, समझ आ रहा है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कहाँ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल इधर से ले लेता हूँ मैं, तो ये ब्लड ऑक्सीजन आया बेटा, ऑक्सीजन लंग से निकल के कहाँ पे आ रहा है, ब्लड में आ रहा है। अब ये जो ब्लड में ऑक्सीजन आया, अब ये कहाँ जाएगा, ये बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में जाएगा। मान लो शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये बॉडी में चला गया। अब बॉडी में ये किसी भी ऑर्गन में जा सकता है, ठीक है, अलग अलग ऑर्गन में जा सकता है। जब ये ऑक्सीजन बॉडी के ऑर्गन में जाएगा ना, तो क्या होगा, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बोला था कि मान लो फॉर ये उस बॉडी के ऑर्गन की एक सेल है, समझ लेते हैं, ये उस बॉडी के ऑर्गन की एक सेल है। अब इस सेल के अंदर क्या था बेटा, इस सेल के अंदर ग्लूकोज था। अब इस सेल ने क्या किया, इस ग्लूकोज को ब्रेक कर दिया, लेकिन ब्रेक करने के लिए इसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो वो ऑक्सीजन इसको कहाँ से आ रहा है बेटा, वो ऑक्सीजन इसको लंग से आ रहा है। तो ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे हमने अंदर लाया था ना ब्लड में, तो ये ब्लड बेटा जैसे इस सेल के पास पहुँचेगा तो इसको क्या देगा, ऑक्सीजन देगा। और जैसे ही ये ऑक्सीजन बेटा इसको मिलेगा तो ये क्या करेगा, ये ग्लूकोज को तोड़ेगा और क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा, ठीक है, प्लस एनर्जी निकलेगी और प्लस क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अब जब ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बन जाता है ना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को वापस किस में डालेंगे, ब्लड में डालेंगे। सो दैट मीन्स बेटा अब इस जगह पे क्या आएगा, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। आप समझिए ध्यान से, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। तो इमेजिन कर लो फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल बेटा एक ऑर्गन से निकल के बाहर आ रही है। तो जब ये ब्लड वेसल जो ऑर्गन से बाहर निकल के आती है ना, जब ये लंग के पास पहुंचती है या जब ये लंग की एल्वियोलाई के पास पहुंचती है, तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ज़्यादा होता है। और उसी टाइम पे बेटा आपने ब्रीद इन किया है, आपने सांस अंदर ली है, तो आपने अंदर क्या लाया, आपने ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर लाया। सो दैट मीन्स एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा है एंड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। समझ रहे ना, एल्वियोलाई के अंदर O2 ज़्यादा है एंड ब्लड के अंदर CO2 ज़्यादा है। या मैं ऐसे बता सकता हूँ बेटा कि इधर ब्लड के अंदर O2 कम है एंड इधर एल्वियोलाई के अंदर CO2 कम है। तो क्या होगा, मॉलिक्यूल मूव करेगा फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन एल्वियोलाई में ज़्यादा है, तो क्या होगा बच्चा, ध्यान से देख लीजिए। तो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन एल्वियोलाई में ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन कहाँ आएगा, ऑक्सीजन ब्लड में आएगा बेटा। तो ये आ गया ऑक्सीजन ब्लड में, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल के कहाँ जाएगा बेटा, वो जाएगा आपकी एल्वियोलाई में। तो यहाँ पे एक्सचेंज हुआ ना, तो एक्सचेंज किस किस के बीच में हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है बेटा लंग के बीच में एंड ब्लड के बीच में। समझ आ रहा है ना, अकॉर्डिंग टू डिफ्यूजन एक्सचेंज हो रहा है। तो लंग से निकल के आ रहा है ऑक्सीजन ब्लड में एंड ब्लड से निकल के जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड किस में बेटा, लंग में। समझ आया। सो ये प्रोसेस जो यहाँ पे हुई, दिस प्रोसेस, अगर मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर दूँ, सो ये जो यहाँ पे प्रोसेस है ना, यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूँ साइड में। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन किस किस के बीच में, बिटवीन लंग्स एंड ब्लड बेटा, ठीक है, बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। मतलब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, ये समझना है बेटा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि जब आपके लंग्स में बेटा आपने इनहेल किया, तो इनहेल करने से बेटा आपके लंग्स में क्या है, ऑक्सीजन आया।
लेकिन सेम टाइम पे बेटा जो लंग्स के आसपास ब्लड वेसल्स पाई जाती है, उन ब्लड वेसल्स में बेटा जो ब्लड होता है उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ज़्यादा होता है। बिकॉज वो ब्लड वेसल कहाँ से आई हुई होती है, वो ऑर्गन से आई हुई होती है बेटा, बॉडी के अलग अलग पार्ट से आई हुई होती है। तो उन पार्ट्स ने तो बेटा ऑक्सीजन चुरा लिया। बिकॉज जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा ऑर्गन में जाएगा ना, तो ये ऑर्गन क्या कर रहा है, ये इसे ऑक्सीजन निकाल रहा है और बदले में इसके अंदर क्या डाल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहा है। सो दैट मीन्स जो भी ब्लड बेटा बॉडी से बाहर आएगा ना, लंग के पास, बॉडी से जो ब्लड निकल के लंग के पास आ रहा है, वो ब्लड अपने साथ क्या ला रहा है, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड ला रहा है। लेकिन जो ब्लड बेटा लंग से बॉडी में जा रहा है, वो अपने साथ क्या ला रहा है, ऑक्सीजन ला रहा है बेटा। सो दैट मीन्स जो ब्लड इधर से जाएगा दैट विल बी रिच इन ऑक्सीजन, जो ब्लड उधर से वापस आएगा दैट विल बी रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब ये दोनों ब्लड मॉलिक्यूल्स बेटा या दोनों ब्लड पैटर्न्स जब ये लंग के एल्विलाई के पास पहुंचेंगे ना, तो एल्विलाई क्या करेगा, इस ब्लड से बेटा कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा और बदले में क्या देगा, ऑक्सीजन दे देगा बेटा। तो डिफ्यूजन हुआ ना यहाँ पे, किसका डिफ्यूजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का हुआ फ्रॉम ब्लड टू एल्विलाई, एंड ऑक्सीजन का हुआ बेटा फ्रॉम एल्विलाई टू ब्लड। सो दिस डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बेटा, दिस इज कॉल्ड एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग एंड ब्लड, या इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। सो दैट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर अभी तक दो जगह पे एक्सचेंज हुआ। तो एक तो ये वाला एक्सचेंज हुआ बेटा एटमॉस्फेरिक एक्सचेंज, जिसमें हमने एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले लिया एंड एटमॉस्फेयर को कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, ये पहला एक्सचेंज हुआ बेटा। दूसरा एक्सचेंज कहाँ हो रहा है बेटा, वो हो रहा है लंग एंड ब्लड के बीच में। लंग क्या कर रहा है बेटा, लंग दे रहा है एल्विलाई को क्या, ऑक्सीजन, एंड बदले में लंग ले क्या रहा है बेटा, लंग वहां से ले रहा है कार्बन डाइऑक्साइड बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ आया ना। तो जैसे आप इनहेल करेंगे तो ऑक्सीजन जाएगा ब्लड में, और जैसे आप एक्सहेल करेंगे तो ब्लड से क्या आएगा बाहर बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। समझ आया ना। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बाद थर्ड स्टेप या इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होगा, कि जैसे आपने बेटा रेस्पिरेशन कर लिया, ठीक है ना, एक्सचेंज हो गया, देता हूं मैं, अब देखिए इधर, तो जैसे आपने एक्सचेंज कर लिया, अब एक्सचेंज के बाद क्या होगा कि जो ऑक्सीजन बेटा ब्लड में एंटर कर गया ना, इस ऑक्सीजन को अब हम क्या करेंगे, इसको हम ट्रांसपोर्ट करेंगे बेटा, और कहाँ भेजेंगे, इसको हम बॉडी में भेजेंगे या डिफरेंट ऑर्गन्स में भेजेंगे। तो मतलब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा दैट विल बी, तो मैं इधर ऐड कर देता हूँ उसको, दैट विल बी लाइक दिस। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा, ये होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे दिखा दूं, ये ऐसे ट्रांसपोर्ट होगा। तो इधर से बॉडी में क्या जाएगा, इधर से बॉडी में जाएगा ऑक्सीजन, एंड उधर से बॉडी से वापस क्या आएगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, है ना। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बेटा, इसको हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बोलते हैं। इसको हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बोलते हैं। तो फाइनली क्या हुआ, फाइनली बेटा जब ये ब्लड आपकी बॉडी के अंदर पहुंचेगा, ध्यान से सुन लेना, जब ये ब्लड, मान लो फर्ज मैं यहाँ पे ब्लड वेसल और एक बना देता हूँ, मान लेते कि अब ये ब्लड बेटा बॉडी में किसी ऑर्गन के नज़दीक पहुंचा, ऐसे ऐसे मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अब ये ब्लड क्या करेगा बच्चा, ये ब्लड देगा ऑक्सीजन किसको, ऑक्सीजन देगा किसको, बॉडी को बेटा, है ना। और वहां से उल्टा क्या ले लेगा बेटा, उल्टा ले लेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, समझ आया। अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, समझिए इस चीज को ध्यान से। अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन इस एक्सचेंज में, एक्सचेंज किस किस बीच में हो रहा है, ये हो रहा है ब्लड एंड टिश्यू के बीच में, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर दूं, अब यहाँ क्या हो रहा है बच्चा, सो इस पॉइंट पे हो रहा है, इधर हाईलाइट कर देते इसको, तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है बेटा, इधर हो रहा है एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। लेकिन किस किस के बीच में, बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू में लिख सकता हूं बेटा, ब्लड एंड टिश्यूज, है ना। सो दिस एक्सचेंज इज कॉल्ड एज इंटरनल रेस्पिरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम नाम देते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन बेटा, दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन।
ये हो गया इंटरनल रेस्पिरेशन। समझ आया? क्लियर है ना? तो ये होगा इंटरनल रेस्पिरेशन। अब फाइनली इंटरनल रेस्पिरेशन की वजह से क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन अंदर आया उस ऑक्सीजन ने क्या है बेटा, ग्लूकोज को तोड़ा और ये 3 चीज़ निकल गई। ठीक है ना? तो ये जो यहाँ पे ब्रेकडाउन हो ना ग्लूकोज का, किसकी मदद से? ऑक्सीजन की मदद से। और क्या बन गया बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, एनर्जी बन गया एंड वाटर बन गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, तो इसको मैं इधर हाईलाइट कर देता हूँ, ये लास्ट प्रोसेस है बेटा, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। दिस इज कॉल्ड एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है? मतलब अगर मैं इसको सिंपलीफाई तरीके से लिखूं, फॉर एग्जांपल ये हमारा पॉइंट नंबर 1 था, ये हमारा पॉइंट नंबर 2 है, ये हमारा पॉइंट नंबर 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो हो क्या रहा है बेटा, अगर इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारी बॉडी में जो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन चलता है वो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन बेटा 5 स्टेप में कंप्लीट होता है, जिसमें से पहला स्टेप जो है बेटा दैट इज ब्रीदिंग और वेंटिलेशन। सेकेंड स्टेप जो है बेटा दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। थर्ड स्टेप जो है बेटा दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। फोर्थ स्टेप जो है बेटा दैट इज इंटरनल रेस्पिरेशन। एंड फिफ्थ स्टेप जो होता है बेटा वो क्या होता है, वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन। मतलब रियलिटी में फूड टूटता कब है? फूड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, फूड ब्रीदिंग में नहीं टूटता, फूड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में नहीं टूटता, फूड ट्रांसपोर्ट के टाइम पे नहीं टूटता, फूड इंटरनल रेस्पिरेशन में भी नहीं टूटता है। तो फूड एक्चुअल में कहाँ पर टूटता है बेटा? सेल्यूलर रेस्पिरेशन में टूटता है। मतलब सेल्यूलर रेस्पिरेशन को कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें ब्रीदिंग करना पड़ता है, हमें एक्सटर्नल रेस्पिरेशन करना पड़ता है, हमें ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है और हमें इंटरनल रेस्पिरेशन करना पड़ता है। तो अगर ये 4 चीज़ें हो रही है तभी जाके प्रॉपरली क्या होगा? सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा। अगर ये 4 चीज़ें नहीं हो रही है तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी नहीं होगा बच्चा। समझ आया ना? अब इस प्रोसेस को अगर मैं थोड़ा और सिंपलीफाई कर दूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा कि फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन हो रहा है। ध्यान से देख लेना मैं क्या लिख रहा हूं। हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है बेटा? रेस्पिरेशन चल रहा है ना। तो मैंने आपको बोला बेटा रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी बेटा। लेकिन वो ब्रेक डाउन तो पहली बार नहीं हो रहा है। तो ये रेस्पिरेशन को बेटा वो ब्रेक डाउन तक पहुंचने के लिए हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मैंने बोला ना रेस्पिरेशन इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। तो ये रेस्पिरेशन के 2 पार्ट्स होते हैं। फिजियो का मतलब हो गया इसका आधा हिस्सा फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है? तो इसका एक पार्ट बेटा फिजिकल प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, और इसका दूसरा पार्ट बेटा केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस है, ठीक है? अब फिजिकल प्रोसेस में क्या क्या आता है वो एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है। तो फिजिकल प्रोसेस में सबसे पहले आएगा बेटा ब्रीदिंग। तो पहला स्टेप आता है बेटा फिजिकल प्रोसेस में ब्रीदिंग। बिकॉज ब्रीदिंग में कोई भी ब्रेक डाउन ऑफ फूड नहीं हुआ, ठीक है? खाली बेटा हमने क्या किया? एक्सचेंज किया। बट इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, बट इस पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन को फिजिकल पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन बोलते हैं। फिर सेकेंड पार्ट जो आता है फिजिकल प्रोसेस में दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बेटा। दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सचेंज बोलते हैं। लेकिन किस किस के बीच का एक्सचेंज बेटा? लंग एंड ब्लड का एक्सचेंज बेटा, ठीक है? थर्ड पार्ट जिसमें आएगा बेटा दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। एंड फोर्थ पार्ट जो आएगा इसमें बेटा दैट इज इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन। और इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैस बेटा बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। तो ये जो 4 प्रोसेसेस होती है ना रेस्पिरेशन की, दीज 4 प्रोसेस आर कॉल्ड एज फिजिकल प्रोसेसेस ऑफ रेस्पिरेशन बेटा। तो ये चारों की चारों मिलके क्या बनाती है? ये बनाती है फिजिकल पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। जहाँ पे कोई ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, जहाँ पे कोई एनर्जी नहीं निकल रही है, बस
ऑक्सीजन का आगे फ्लो हो रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड का भी फ्लो हो रहा है. सो दीज 4 पार्ट्स आर कॉल्ड एज फिजिकल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. समझ आया? क्लियर है ना? अब यहाँ पे याद रखना बेटा कि इस प्रोसेस में ब्रीदिंग और वेंटिलेशन में क्या हो रहा है बेटा, इनस्पायरेशन और एक्सपायरेशन हो रहा है. तो मतलब इनस्पायरेशन से हम बेटा ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं, एक्सपायरेशन से हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रहे हैं. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का बिटवीन ब्लड एंड लंग्स बेटा. तो ब्लड एंड लंग के बीच में यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है. ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को हम हीमोग्लोबिन एंड प्लाज्मा की मदद से आगे फ्लो करा रहे हैं, आगे ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं. और इंटरनल रेस्पिरेशन में फाइनली क्या हो रहा है बेटा, हम ऑक्सीजन दे रहे हैं सेल को एंड सेल से वापस क्या ले रहे हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं. ठीक है. लेकिन इस बीच बेटा जो एक्चुअल ब्रेकडाउन होता है, जो एक्चुअल बेटा रेस्पिरेशन होता है, वो एक्चुअल ब्रेकडाउन और एक्चुअल रेस्पिरेशन कहाँ होता है, वो केमिकल प्रोसेस में होता है. जिस एक्चुअल ब्रेकडाउन को हम क्या बोलते हैं, जिसको हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं. समझ आया? तो मतलब cellular respiration represents the chemical part of respiration and remaining 4 parts represent the physical part of respiration. So means कि ये वाला पार्ट फिजिकल रेस्पिरेशन है, ये वाला पार्ट फिजिकल रेस्पिरेशन है, ये वाला पार्ट फिजिकल रेस्पिरेशन है, दिस इज अगेन फिजिकल रेस्पिरेशन. लेकिन बचा हुआ जो लास्ट पोर्शन है बेटा, ये क्या होता है, ये एक्चुअल में केमिकल रेस्पिरेशन कहलाता है. तो इन शॉर्ट इसी वजह से हम क्या बोलते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है बेटा, एक फिजियो केमिकल प्रोसेस है. मतलब उसमें फिजिकल एस्पेक्ट भी इन्वॉल्व है और केमिकल एस्पेक्ट भी इन्वॉल्व है. समझ आया ना? इसके अलावा रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, बिकॉज यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और ब्रेक डाउन से फिर हमें क्या मिलती है बेटा, एनर्जी मिलती है. तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई कर दूँ तो मैं बता सकता हूँ कि रेस्पिरेशन को हम बेटा 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं, 3 फेजेस में कंप्लीट करते हैं बेटा. ठीक है, इधर लिख देता हूँ मैं. तो रेस्पिरेशन इज कंप्लीटेड इन 3 स्टेज. Respiration is completed in 3 stages. ठीक है. तो पहला स्टेज हो गया ब्रीदिंग और वेंटिलेशन. ठीक है. सेकेंड स्टेज हो गया बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट लंग लेवल. exchange of gases at lung level and transport of gases. एंड थर्ड पार्ट हो गया बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट टिश्यू लेवल. gases at tissue level and cellular respiration. समझ आए? तो ये तीनों चीजें बेटा किसको रिप्रेजेंट करती है? These 3 things represent the फिजियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ रेस्पिरेशन बेटा. तो आई होप ये फर्स्ट पैराग्राफ एनसीईआरटी का आपको 110% समझ आ गया. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ये हमारा फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हो जाता है. तो रेस्पिरेशन के क्या क्या स्टेज से बेटा आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे. ठीक है ना? अब रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है जो यहाँ पे लिखा हुआ बेटा, तो रेस्पिरेशन में मैंने अभी बोला था कि जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ फूड करते हैं ना. लेकिन ये ब्रेक डाउन जैसे एनसीईआरटी में एक लाइन में लिखा था, बट अब वो लाइन यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ मैं बेटा. तो ये जो ब्रेक डाउन हम कर रहे हैं ना, आप ध्यान से देखिए. ऑक्सीजन पहले अंदर आया, फिर उसका पहले उसका ब्रीदिंग हुआ, फिर उसका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हुआ, फिर उसका ट्रांसपोर्ट हुआ, फिर उसका इंटरनल रेस्पिरेशन, फाइनली फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, वो यूज़ होके ब्रेक डाउन करा रहा है. सो मीन्स कि ये जो ब्रेक डाउन हो रहा है ये एक स्टेप में नहीं हो रहा है, ये बहुत सारे स्टेप्स के बाद हो रहा है. सो दैट मीन्स ये क्या है फिर बेटा, ये इनडायरेक्ट ब्रेक डाउन है. ये इनडायरेक्ट ब्रेक डाउन है. तो ये आप समझो बेटा कि एनसीईआरटी के एक पॉइंट को समझाने में
कितना लंबा हमको खींचना पड़ा है इसको बेटा, ये इनडायरेक्ट ब्रेक डाउन है। किसका इनडायरेक्ट ब्रेक डाउन है? फूड है ब्रेक डाउन है बेटा, ये इनडायरेक्ट ब्रेक डाउन है फूड का। समझ आया ना? तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब होता है इनडायरेक्ट ब्रेक डाउन ऑफ फूड बेटा, ताकि वहाँ से क्या निकले? एनर्जी निकले। ठीक है, अब ये इनडायरेक्ट ब्रेक डाउन ऑफ फूड जो होता है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी हो सकता है और ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी हो सकता है। इसको समझिए यहाँ पे, मतलब दिस इनडायरेक्ट ब्रेक डाउन ऑफ फूड कैन ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बेटा, या इट कैन ऑकर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब रेस्पिरेशन तो होगा, रेस्पिरेशन मतलब ब्रेकडाउन ऑफ फूड तो होगा। ब्रेकडाउन बेटा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी हो सकता है और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी हो सकता है। ठीक है ना? अगर ये ब्रेकडाउन ऑफ फूड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, ठीक है ना, मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हो रहा है बेटा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, सो ऐसी कंडीशन में क्या होता है बेटा? फूड 100% ऑक्सीडाइज होता है, मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है बेटा फूड का। कंप्लीट ऑक्सीडेशन मतलब जितना भी फूड मॉलिक्यूल था, फूड मॉलिक्यूल के अंदर बेटा जितने भी कार्बन मॉलिक्यूल्स थे, हर एक कार्बन मॉलिक्यूल को आप क्या करते हैं? रिलीज कराते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि मान लो आपके पास ग्लूकोज के बेटा, ग्लूकोज में 6 कार्बन है, 6 कार्बन होते हैं ना ग्लूकोज में, तो आप कितने कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे? 6 कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे बेटा। ठीक है, तो अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के 6 आउट ऑफ 6 कार्बन डाइऑक्साइड्स रिलीज हो रहे हैं बेटा, ठीक है ना, तो दैट मीन्स वो ग्लूकोज कंप्लीट ऑक्सीडाइज हुआ है, सारे कार्बन डाइऑक्साइड को हमने क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। दैट इज कॉल्ड एज कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन इज पॉसिबल ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बेटा। समझ आया? लेकिन अगर आप ऑक्सीडेशन करा रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा? यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर आप ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करा रहे हैं ना, तो ग्लूकोज के 6 आउट ऑफ 6 कार्बन बेटा कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में बाहर नहीं आएंगे, कुछ आएंगे और कुछ अंदर ही रहेंगे बेटा, तो इसको हम इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, जिस रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है ना, जिस रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और जिसके अंदर आप क्या यूज करते हैं बेटा? ऑक्सीजन को यूज करते हैं, दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो याद रखेंगे बच्चा एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा रेस्पिरेशन जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, जहाँ पे फूड बेटा 100% ऑक्सीडाइज होता है, और जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज नहीं होगा दैट इज कॉल्ड एज एन एरोबिक रेस्पिरेशन बेटा, दैट इज कॉल्ड एज एन एरोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन यूज नहीं होता है एंड फूड 100% ऑक्सीडाइज नहीं होता है बच्चा। समझ आया? और एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो फॉर ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है C6H12O6, तो ये ग्लूकोज हो गया। तो आपने इसको क्या करना है बेटा? आपने इसको ऑक्सीडाइज करना है। तो ऑक्सीडाइज करने के लिए आपने क्या यूज़ किया? ऑक्सीजन यूज़ किया बेटा, है ना। तो जैसे आप इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा बेटा वाटर, ठीक है, प्लस ध्यान से देख लो क्या मिल रहा है? 6 कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहे हैं। तो मतलब आपके ग्लूकोज में भी 6 कार्बन थे और यहाँ पे भी 6 कार्बन डाइऑक्साइड निकले, तो क्या हुआ है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है बेटा। और प्लस क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा 686 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी, 686 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी बेटा। समझ आया? और ये 686 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी कितने ATPs के बराबर होता है? ये 38 ATPs के बराबर होता है, 38 ATPs के बराबर होता है। ठीक है, बिकॉज अगर आप एक ATP को ले लोगे ना, 1 ATP जो होता है बेटा, उसके अंदर एनर्जी होता है अप्रॉक्सीमेटली 7.5 किलो कैलोरीज। तो फिर उसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो 38 में कितना आता है? 686 आता है बेटा।
ठीक है, तो ये याद रखना है बेटा। तो ये तो हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। लेकिन अगर आप एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में मान लो फॉर एग्जाम्पल हम अगेन ले लेते हैं बेटा, ये है C6H12O6, ठीक है। अब ऑक्सीजन तो है नहीं यहाँ पे बेटा, तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या हो सकता है, दो तरीके से एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसीड करता है, ठीक है ना। पहले एनारोबिक रेस्पिरेशन में हो क्या जाता है बेटा कि आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, तो आपके बनेंगे 2 अल्कोहल मॉलिक्यूल्स, तो ये इथेनॉल बन गया, ठीक है ना, प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकले बेटा। तो आप देख सकते हैं आपके पास 6 कार्बन थे, लेकिन निकल कितने रहे बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में 2 ही निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेटा, इसको हम एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं, ठीक है ना। या कभी कभी क्या हो सकता है बेटा कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एल्कोहल नहीं बनेगा, बट क्या बनता है बेटा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड होगा। तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे लैक्टिक एसिड के, तो फॉर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C3H6O3, तो 2 मॉलिक्यूल बन गए, इसको हम लैक्टिक एसिड बोलते हैं। और प्लस क्या मिलती है बेटा, प्लस एनर्जी मिलती है, समझ आया ना। और यहाँ पे एनर्जी कम मिलती है, अप्रॉक्सीमेटली 59 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी मिलती है, यहाँ मिलते हैं 59 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी मिलती है, तो कम एनर्जी मिलती है एरोबिक के कंपैरिजन में, समझ आया। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एनारोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बन भी सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं भी बन सकता है। तो याद रखेंगे जिस एनारोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसको हम एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है उसको हम बेटा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलते हैं, और दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं बच्चा, समझ आया। तो ये हो गया रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन के क्या स्टेप्स है और कैसे कैसे रेस्पिरेशन होता है बच्चा, समझ आया ना। चले ये आई होप आपको समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एनसीईआरटी में दिया हुआ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो हमने क्या किया, हमने एक टेबल बना लिया रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का, तो वो समझ लेते हैं। बट उससे पहले ये वाला पैराग्राफ देख लेते हैं। अगर आप किसी भी ऑर्गन को रेस्पिरेटरी ऑर्गन बनाना चाहते हैं, या आपकी बॉडी में बेटा कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, तो एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन को बेटा रेस्पिरेटरी होने के लिए क्या क्या फीचर होने चाहिए वो यहाँ पर लिखें। जैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन बेटा थिन होना चाहिए, ये तो अंडरस्टैंडेबल है, बिकॉज जितना रेस्पिरेटरी ऑर्गन थिन होगा उतना ही क्या होगा बेटा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जल्दी होगा, उतना ही इंटरनल रेस्पिरेशन जल्दी, बिकॉज हमने एक्सचेंज कराया था ना, अगर आप याद रख पा रहे हैं बेटा, तो हमने यहाँ पे एक्सचेंज कराया था। जो जितना आपका बेटा रेस्पिरेटरी ऑर्गन थिन होगा तो उतना जल्दी जल्दी ऑक्सीजन ब्लड में आएगा, और उतना जल्दी जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड बेटा इसके अंदर चला जाएगा। तो जो भी ऑर्गन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है उसका पहला फीचर होता है दैट इट मस्ट बी थिन, वो बहुत पतला होना चाहिए, बिकॉज जितना मेम्ब्रेन पतला होगा उतना डिफ्यूजन जल्दी होगा, उतना रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी क्या होगा, फास्ट होगा बेटा। सेकंड, वो मॉइस्ट होना चाहिए। अब मॉइस्ट क्यों होना चाहिए, बिकॉज जब भी बेटा आपकी बॉडी में कोई, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये आपका लंग है ना, तो लंग के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली कभी भी लंग के अंदर एंटर नहीं करता है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले आके क्या करेगा, इसके आसपास जो लिक्विड होता है बेटा या म्यूकस होता है उसमें डिजोल्व करता है, और डिजोल्व होने के बाद फिर ये क्या करता है, डिफ्यूज़ करता है। तो इन गैसेस को डिजोल्व कराने के लिए बेटा हमको क्या चाहिए, हमको रेस्पिरेटरी सरफेस मॉइस्ट चाहिए, बिकॉज जितना रेस्पिरेटरी सरफेस मॉइस्ट होगा उतना ईजिली क्या होगा बेटा, रेस्पिरेटरी गैसेस डिजोल्व हो जाएंगी, और जब ये डिजोल्व होंगी तभी जाके क्या करती है, तभी जाके डिफ्यूज़ करती है। अगर आपका रेस्पिरेटरी सरफेस बेटा ड्राई होगा तो ड्राई रेस्पिरेटरी सरफेस का रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, कम होता है। थर्ड प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि आपका रेस्पिरेटरी सरफेस का ब्लड सप्लाई क्या होना चाहिए, बहुत हाई होना चाहिए, बिकॉज हमको पता है बच्चा कि रेस्पिरेटरी सरफेस में जब वेंटिलेशन होगा या ब्रीदिंग होगा, ब्रीदिंग के बाद होने वाली है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में बेटा ऑक्सीजन जाने वाला है ब्लड में, ऑक्सीजन जाने वाला है ब्लड में, ठीक है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड जाने वाला है लंग में बेटा। जब ये ऑक्सीजन ब्लड में जाएगा ना, तो जितना ज़्यादा यहाँ पे ब्लड फ्लो होगा उतना जल्दी जल्दी ऑक्सीजन ब्लड में जाएगा, और उतना जल्दी जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड क्या आएगा, उससे बाहर आएगा। तो हाई रेट ऑफ ब्लड सप्लाई की फ़ायदा क्या है कि जितना ब्लड सप्लाई फास्ट होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन का सप्लाई होगा, उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होगा बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होनी चाहिए बेटा, हाईली परमेबल टू रेस्पिरेटरी सरफेस, मतलब थिन होगा, और थिन के साथ साथ परमेबल होना चाहिए, ऑक्सीजन को अंदर आने देना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर देने जाना चाहिए बेटा। सरफेस एरिया इसका ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ रेस्पिरेशन, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी होगा।
एंड इसके अलावा बेटा इसके पास क्या होने चाहिए, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होने चाहिए। बिकॉज अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन आया तो ऑक्सीजन जब तक हीमोग्लोबिन के साथ नहीं जुड़ेगा ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब तक हीमोग्लोबिन के साथ नहीं जुड़ेगा ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है। तो ये हीमोग्लोबिन पिगमेंट होने का फ़ायदा क्या है कि जितने पिगमेंट ज़्यादा होते हैं उतना रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब ये तो हम एनिमल किंगडम में डिटेल में पढ़ चुके, तो इसमें मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। तो ये है रेस्पिरेटरी, अलग अलग एनिमल के अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म एंड फ्रॉग में क्या होता है बेटा, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। और मैंने बोला था बेटा रेस्पिरेशन बाय स्किन इज कॉल्ड एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, याद है। इंसेक्ट का रेस्पिरेटरी ऑर्गन बेटा ट्राइकिया होता है, जैसे कॉकरोच के अंदर हमने पढ़ा था। रेस्पिरेशन बेटा ट्राइकिया इज कॉल्ड एज ट्राइकियल रेस्पिरेशन बेटा। रेस्पिरेटरी ऑर्गन अगर आप फिश का देखेंगे, प्रॉन का देखेंगे बेटा, तो इनमें गिल्स पाई जाती है रेस्पिरेशन के लिए। तो रेस्पिरेशन बाय गिल्स इज कॉल्ड एज ब्रेंकियल रेस्पिरेशन, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ एनिमल किंगडम में। अगर बेटा रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग है, फॉर एग्जांपल एम्फीबिया में है, रेप्टाइल्स में है, बर्ड्स में है, मैमल्स में है, तो सच रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन बेटा। इसके अलावा स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर के अंदर बुक लंग्स होते हैं, लाइम्यूलस के अंदर बुक गिल्स होती हैं, मोलस्का में पल्मोनरी सैक और टाइनिडिया होता है, एंड इकाइनोडर्म में क्या पाई जाती है, डर्मल ब्रैंकेज और ट्यूब फीट्स पाई जाती है। तो ये है डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते क्या लिखा हुआ है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गन। मतलब अलग अलग एनिमल्स बेटा अलग अलग तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं बेस्ड ऑन वो कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, या उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेल्यूलर लेवल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, उसके बेसिस पे उनका अलग अलग तरीके का रेस्पिरेशन होता है। लोअर इन्वर्टेब्रेट्स जैसे स्पॉन्ज, सिलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स एक्सचेंज ऑक्सीजन विथ कार्बन डाइऑक्साइड बाय डिम्पल डिफ्यूजन ओवर द एंटायर बॉडी से, जिसको हम जनरल बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन बोलते थे। अर्थवर्म क्या करती है बेटा, वो क्यूटिकल यूज़ करती है या स्किन को यूज़ करती है रेस्पिरेशन के लिए। इंसेक्ट यूज़ करते हैं ट्राइकियल ट्यूब्स को रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है ना। गिल्स पाई जाती है एक्वाटिक आर्थ्रोपोड जैसे प्रॉन में, मोलस्का में पाई जाती है बेटा, ठीक है ना। एंड लंग्स पाए जाते हैं, वेस्कुलर बैग जिनको हम लंग्स बोलते हैं, जो किन में पाए जाते हैं, हायर वर्टेब्रेट्स में, जिसमें फिशेज आएंगी, रेप्टाइल्स आएंगी, बर्ड्स आएंगी एंड मैमल्स आएंगी। तो ये मैंने शॉर्टकट यहाँ पे टेबल फॉर्म में डाल दिया, तो आप टेबल फॉर्म में भी आराम से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, जहाँ पे हमने एनसीईआरटी के 2 पैराग्राफ फिनिश कर दिए बच्चा, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी पिगमेंट थोड़ा बहुत दिखाया था यहाँ पे। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट बेटा केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी मदद से हमारी बॉडी के अंदर रेट ऑफ रेस्पिरेशन या मूवमेंट ऑफ गैसेस क्या होता है, बहुत जल्दी होता है। जैसे हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, क्लोरोक्रोनिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, हीमोसाइनिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन की अगर बात करेंगे, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीडेटेड फॉर्म में, मतलब जब हीमोग्लोबिन के साथ बेटा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होगा, दैट फॉर्म इज कॉल्ड एज ऑक्सीजनेटेड फॉर्म बेटा। तो ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है, लेकिन अगर ये डीऑक्सीजनेटेड है, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, तो तब ये डार्क रेड कलर का होता है। वर्टिब्रेट्स के अंदर बेटा हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर होता है, लेकिन इनवर्टिब्रेट्स में ये प्लाज्मा में पाया जाता है, ऑलरेडी एनिमल किंगडम में समझा चुका हूँ। एंड हीमोग्लोबिन का जो बेटा प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो क्या होता है, आयरन होता है। हमने पढ़ा था ना कंजुगेटेड प्रोटीन, तो हीमोग्लोबिन एक कंजुगेटेड क्रोमोप्रोटीन है जिसके पास क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। क्लोरोक्रोनिन की बात करें तो ये ग्रीन कलर का होता है, लेकिन जब ऑक्सीजनेटेड होता है तो ये फिर किस कलर का बन जाता है बेटा, ये रेड कलर का बन जाता है। ये एनालिडा में पाया जाता है, फॉरेन सबेला में, और इसका मेटल बेस भी आयरन होता है। हीमोसाइनिन की बात करें, मोलस्का में पाया जाता है, ब्लू कलर का होता है, मेटल बेस कॉपर होता है। ये किन में मिलता है बेटा, मोलस्का में मिलता है एंड आर्थ्रोपोडा में मिलता है बेटा, ठीक है। तो ये हो गया आपके रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझने के लिए बेटा हमें याद रखना है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड डायफ्राम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहले पार्ट को हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं, दूसरे पार्ट को हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन बोलते हैं, तीसरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है बेटा उसमें क्या क्या आता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नॉस्ट्रल्स आती है जिनको हम एक्सटर्नल नेयर्स भी बोलते हैं, नेजल चैम्बर आता है, इंटरनल लेयर्स और जिनको हम कोने बोलते हैं, लैरिंक्स आता है, ट्राइकिया आता है एंड ब्रोंकाई आता है। नेजल चैम्बर 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, वेस्टिबुलर पार्ट ऑफ नेजल चैम्बर, रेस्पिरेटरी पार्ट ऑफ नेजल चैम्बर एंड ओलिफैक्टरी पार्ट ऑफ नेजल चैम्बर। एंड सिमिलरली ब्रोंकाई भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई,
सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड टर्शियरी ब्रोंकाई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा वहाँ पे हम समझेंगे बेटा कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या है और इसके ये सारे पार्ट्स हम समझने की कोशिश करेंगे। आफ्टर दैट हम लंग्स को समझेंगे एंड फिर हम डायफ्राम को समझेंगे। ठीक है ना, तो टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। खुदा हाफिज़ एंड बाय गाइस।